नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग प्रश्नों की श्रृंखला में वेस्टर्न आर्ट से लेकर कुछ चर्चा करेंगे और जिन लोगों ने लाइक किया, कमेंट किया, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। और कुछ लोग चाह रहे हैं कि वेस्टर्न आर्ट का हो, कुछ लोग चाह रहे हैं टॉपिक वाइज चले। तो सबकी इच्छाओं को देखते हुए धीरे धीरे इस पर वर्क किया जाएगा। तो तब तक के लिए हमें क्षमा करिएगा, अभी प्रश्न चला रहे हैं, बीच बीच में हम टॉपिक वाइज भी लेकर चलेंगे, तो थोड़ा सा मैनेज करने का हमें मौका दीजिए। तो आज थोड़ा वेस्टर्न आर्ट पर बात करेंगे और क्वेश्चनों को पढ़ेंगे, प्लस क्वेश्चन का ऑपरेशन भी कर लिया जाएगा। उनसे संबंधित और भी प्रश्न होंगे, उनको भी रिलेट करके देख लिया जाएगा। तो आप बोर मत होइएगा, प्रश्नों को देखिए, प्रश्नों को समझिए, जिससे एग्जाम में सहूलियत होगी। प्रश्न है, रोदा द्वारा निर्मित शिल्प गेट्स ऑफ हेल, हेल माने नरक, नरक का दरवाजा, किसके शिल्प से प्रभावित है? प्रश्न पूछा गया है कि जो गेट्स ऑफ हेल है उसे बनाया है रोदा ने। एक प्रश्न, यानी गेट्स ऑफ हेल किसने बनाया? रोदा ने बनाया। और जो गेट्स ऑफ हेल रोदा ने बनाया वो किसके शिल्प से प्रभावित है? माइकल एंजेलो के, लॉरेंजो गिबर्टी के, दोनातेल्ली के, ब्रूनोलेस्की के। लॉरेंजो गिबर्टी है ये दोस्तों। तो आपको बताना है कि ये मूर्त शिल्प जो रोदा ने बनाई है तो किसके मूर्त शिल्प से प्रभावित है? तो तुरंत लगाइएगा लॉरेंजो गिबर्टी। प्रश्न का उत्तर मिल गया ना। अब हम देखेंगे इससे कौन कौन सा, अगर लॉरेंजो गिबर्टी ने गेट्स ऑफ हेल जो रोदा ने, अगस्टिन रोदा, पहले ये बताइए रोदा है ना, भारत का ऐसा कौन सा कलाकार है जो रोदा के मूर्त शिल्पों से प्रभावित रहा है? तो रोदा प्रभावित हुए लॉरेंजो गिबर्टी के मूर्त शिल्प से और बना डाले गेट्स ऑफ हेल यानी नरक का दरवाजा। अब हमें यह बताना है कि भारत का कौन सा कलाकार रोदा से प्रभावित रहा है, और रोदा एक मूर्तिकार हैं, तो ये किससे प्रभावित रहे? आप याद रखिएगा, बंगाल शैली के मूर्तिकार हैं देवी प्रसाद राय मुखर्जी, डीपी राय मुखर्जी नहीं, डीपी राय, डीपी राय चौधरी, देवी प्रसाद राय चौधरी जो मूर्तिकार थे, और उनकी मूर्ति कला पर किसका प्रभाव देखा जाता है? रोदा का। और रोदा ने एक मूर्ति शिल्प बनाया था गेट्स ऑफ हेल, नरक का दरवाजा। तो अब इनका मूर्ति शिल्प किस शिल्प से प्रभावित रहा है? तो पुनर्जागरण में जाइए। पुनर्जागरण कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन सा? प्रोटो रेनासा यानी आद्य पुनर्जागरण, अर्ली रेनासा यानी आरंभिक पुनर्जागरण, उसके बाद हाई रेनासा उच्च पुनर्जागरण। इन तीनों में से सबसे पहला जो दूसरा है जो अर्ली रेनासा है, आरंभिक पुनर्जागरण, जिसके कलाकार है लॉरेंजो गिबर्टी। और इन्होंने एक मूर्ति बनाई थी, एक मूर्ति शिल्प बनाया था, मतलब दरवाजे पर बनाया था, जिसका नाम था गेट्स ऑफ पैराडाइज। पैराडाइज माने स्वर्ग, गेट्स ऑफ पैराडाइज, पैराडाइज यानी स्वर्ग का दरवाजा। लॉरेंजो गिबर्टी ने बनवाया, जो आरंभिक पुनर्जागरण कलाकार हैं उन्होंने बनाया स्वर्ग का दरवाजा यानी गेट्स ऑफ पैराडाइज। और जो प्रभाववादी मूर्तिकार है रोदा, उन्होंने इन्हीं के मूर्ति शिल्पों से प्रभावित होकर क्या बना डाला? गेट्स ऑफ हेल, नरक का दरवाजा। तो क्लियर ना। तो ये दोनों क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, गेट्स ऑफ पैराडाइज किसकी है? लॉरेंजो गिबर्टी की। या स्वर्ग का दरवाजा किसका है? लॉरेंजो गिबर्टी का। या ऐसे अगर पूछा जाएगा गेट्स ऑफ हेल यानी किसका है? तो रोदा का। गेट्स या नर्क का दरवाजा किसका है? तो रोदा का, है ना। डीपी राय चौधरी की मूर्ति शिल्प पर किस पाश्चात्य कलाकार का प्रभाव है? तो रोदा का, अगस्टिन रोदा। और रोदा की कुछ मूर्तियां याद रखे रहिएगा दोस्तों, इनकी बहुत पूछी जाती है। एक तो द किस बहुत पूछा जाता है कि द किस किसका है, फिर उसके बाद पूछा जाता है द थिंकर किसका है ना। यानी रोदा का है, अगस्टिन रोदा का ये मूर्ति। द किस है, द थिंकर है, और द वॉकिंग मैन, द वॉकिंग मैन ये भी इनका मूर्ति शिल्प है, द वॉकिंग मैन। तो द किस, द थिंकर, द वॉकिंग मैन। और द एज ऑफ ब्रांज यानी कांस्य युग, ऐसे पूछ लेगा कांस्य युग किसका है? तो अगस्टिन रोदन का है, द एज ऑफ ब्रांज। क्लियर हुआ ना। तो कितने प्रश्न निकल कर आपके आगे। इन प्रश्नों पर हमने इस प्रश्नों पर हमने चर्चा भी की, और ये जाना कि अगस्टिन रोदा कहाँ के हैं, ये प्रभाववादी मूर्तिकार हैं। ये भी जाना कि लॉरेंजो गिबर्टी कहाँ के हैं, ये आरंभिक पुनर्जागरण काल के हैं। इन्होंने कौन सा बनाया? गेट्स ऑफ पैराडाइज। इन्हीं की नकल करके क्या बना दिया? रोदा ने गेट्स ऑफ हेल। क्लियर हुआ ना। अब जरा आइए, किस पुनर्जागरण कलाकार ने विट्रुवियस फॉर्म का आविष्कार किया? तो पुनर्जागरण काल का अगर
कोई अनुसंधानशील कलाकार, एक जानिए कि अनुसंधान कलाकार की श्रेणी में कौन आता है? पुनर्जागरण कालीन कह रहा है। पुनर्जागरण कालीन 3 भागों में दूसरे भाग के तो ये थे लॉरेंजो गिबर्टी, दोनातेल्ली, ब्रूनो लिस्को, पियरा डेला फ्रांसिस्को, मसाचियो फ्रांजिल्को, ये सब आरंभिक पुनर्जागरण काल के हैं। और जो पुनर्जागरण काल के जो हाई रेनेसां के हैं उसमें लियोनार्डो दा विंची हैं, रैफेल हैं और माइकल एंजेलो हैं। तो वो विट्रूवियस फॉर्म बनाने वाले का आविष्कार करने वाले विंची थे, जिनको अनुसंधानशील कलाकार था। और इन्होंने विट्रूवियस फॉर्म क्यों बनाया? इनकी अगर देखी जाए तो आप पढ़ चुके हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं कि इन्होंने एक चिरोस्क्यूरो का भी आविष्कार किया था। चिरोस्क्यूरो जिसका मतलब है छाया प्रकाश। मोनालिसा की चित्र में तो इसी छाया प्रकाश का प्रयोग करके त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न किया, इसलिए मोनालिसा का जो चित्र है वो कैसा है? त्रिआयामी है। तो वो त्रिआयामी प्रभाव पैदा किया था चिरोस्क्यूरो। और इन्होंने और क्या, स्फुमाटो तकनीक का भी आविष्कार इन्होंने किया था। तो इन्होंने चाहे विट्रूवियस फॉर्म की बात करें, चाहे चिरोस्क्यूरो की बात करें, चाहे स्फुमाटो तकनीक की बात करें, इन तीनों तकनीकों का आविष्कारकर्ता विंची था, जो चित्रकार, मूर्तकार, वास्तुकार, डॉक्टर, इंजीनियर, ड्राफ्ट्समैन, अभियंता, है ना, वैज्ञानिक, कई उपाधियों से अगर इन्हें नवाजा तो कम ना। और ये भी तो पूछा जाता, जैसे हम लोग पढ़ चुके थे कि स्वच्छंदतावादी, ऐसा कौन सा कलाकार था जो अपनी घर में लाशें रखता था? तो आपने देखा था थियोडोर जे रिकाल्ट था, वो था स्वच्छंदतावादी कलाकार था। अगर पुनर्जागरण में पूछा जाए कौन सा ऐसा कलाकार जो अपने घर में लाशें रखता था, तो वो थे पुनर्जागरण काल के, तो वो लियोनार्डो दा विंची थे। इसके लिए इनके ऊपर केस भी हुआ था, ये कब्रिस्तान से भी लाशें चुरा कर ले आते थे अध्ययन करने के लिए। तो ये भी अनुसंधानशील थे ना, कला का एकदम बेतहासा जुनून था। तो इस बारे में हमने देखा। तो कौन है वो? विट्रूवियस फॉर्म के बोत्तिचेल्ली हैं। और एक चीज और याद रखिए, बोत्तिचेल्ली क्या कह रहे हैं, पुनर्जागरण कालीन जो विट्रूवियस फॉर्म का आविष्कार करता कौन था? विंची हैं। और विंची का समय काल भी पूछा गया है कि विंची कब से कब तक, इनका जन्म कब हुआ था? तो 1452 में इनका जन्म हुआ था और 1519 में इनकी मृत्यु हुई थी। क्लियर ना? और तीनों कलाकार, उच्च पुनर्जागरण हाई रेनेसां के तीनों कलाकार का समय अवधि याद रखे रहिएगा। तो जैसे विंची का 1452 से 1519 हो गया। अगर इसी अब हम विकल्प, मतलब क्वेश्चन तो हो गया है कि विट्रूवियन इसका विंची है, लेकिन हम याद करें एंजेलो भी तो कहाँ है? उच्च पुनर्जागरण काल के। इनका समय काल कब रहा है? 1475 से लेकर 1564। प्रश्न बनता है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है हाई रेनेसां के। और इनके तीनों कलाकारों की समयावधि याद रखिएगा। अगर एंजेलो पूछा, सबसे बड़े तो थे विंची जिनका जन्म 1452 में हुआ, मृत्यु 1519। इनसे छोटे हैं यानी दूसरे नंबर पर है जिनका जन्म 1475 में हुआ है, 1564 में इनकी मृत्यु हुई है। और जो तीसरे नंबर पे अगर आएंगे आपका जो है विंची और रैफेल आएंगे। तीसरे नंबर पर कौन आएंगे? रैफेल आएंगे। तो रैफेल आएंगे। रैफेल का जन्म कब हुआ था? जिस वक्त बाबर का जन्म हुआ था। बाबर का जन्म कब हुआ था? 1483 में, उसी वक्त रैफेल का जन्म हुआ था। और मृत्यु कब हुई थी? तो 1520। ये तीनों कलाकारों की जो समयावधि है ये आपके दिमाग में एकदम बैठ जाना चाहिए। उच्च पुनर्जागरण काल के ये तीनों कलाकार हैं और तीनों कलाकारों की समयावधि भी हो गई। और सबसे बड़े कलाकार उच्च पुनर्जागरण काल के माइकल एंजेलो हैं, लियोनार्डो दा विंची हैं, ये भी पूछा जाता है। जो चित्रकार, मूर्तकार, वास्तुकार, अभियंता, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक सभी में प्रवीणशील थे। इन्हीं की लीडा और हंस भी इन्हीं की है। जो भारत में अगर जाओगे तो कलकत्ता ग्रुप में निरोध मजूमदार है, उन्होंने लीडा और हंस का भी चित्र बनाया है। और यहाँ पर सबसे पहले बनाने वाले लीडा और हंस का कौन थे? लियोनार्डो दा विंची थे। अब आ जाओ, पिकासो का विश्वविख्यात चित्र गुएर्निका किस शैली का है? अब पहला तो एक प्रश्न ये है, पिकासो का कौन सा चित्र है? गुएर्निका। तो दोस्तों गुएर्निका बनाया है। अब पूछे हैं किस शैली का है, तो पहले प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं। किस शैली का है? तो ये अति यथार्थवाद, घनवादी भी है और अभिव्यंजना, ये तीनों है दोस्तों। तो ये तीनों आप एकदम बिल्कुल रट लीजिए। गुएर्निका किसका चित्र है? पिकासो का। और पिकासो का ये चित्र है और
इस चित्र को बनाने में कितनी शैलियों का यूज किया, तो अति यथार्थवाद का भी यूज किया, घनवादी का भी यूज किया, अभिव्यंजनावादी, इन तीनों शैली का। अब गुएर्निका का अगला क्वेश्चन बनता है कि गुएर्निका किस रंग में बनाई गई है, तो बताइए गुएर्निका किस रंग में बनाई गई है। तो हमेशा याद रखिएगा ये नीले रंग के टोन में, एक ही रंग का यूज किया गया है, नीले रंग का, नीले रंग का। तो एक प्रश्न ये बन गया। वैसे ही जैसे लियोनार्डो दा विंची की जो मोनालिसा बनी है वो किस टोन में बनाई गई, वो लाल रंग के टोन में बनाई गई है। वैसे जैसे भारत माता पिकासो ने एम.एफ. हुसैन ने जब भारत माता बनाया था जो विवादित था, वो भी तो कैनवास पर एक्रेलिक माध्यम में बनाया था, वो किस रंग, उसका रंग भी पूछा गया तो वो भी लाल रंग या गुलाबी रंग में बनाई गई थी, और मोनालिसा भी लाल रंग में बनाई गई। गुएर्निका एक गांव है स्पेन का, क्यों ये भी पूछा जाता पिकासो का जन्म कहां हुआ था, स्पेन में हुआ था। कहां हुआ था, स्पेन में, ये भी पूछा गया। कब हुआ था, 1881 में, और कब मृत्यु हुई थी, तो 1973 में। समय काल इनका भी पूछा गया है। पिकासो का 1881 से 1973 में, जन्म स्पेन में हुआ था। गुएर्निका एक गांव था, स्पेन का गांव, जिस पर जर्मनी ने आक्रमण कर दिया था और इस गांव को तहस नहस कर दिया था। इसी की विभत्स घटना को पिकासो ने चित्र का रूप दिया और गुएर्निका नामक चित्र नीले रंग की टान में बना दिया, और जिसमें तीनों अति यथार्थवाद, घनवाद और अभिव्यंजनावाद, तीनों शैलियों का इन्होंने इसमें प्रयोग किया। तो कितने क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, सब क्वेश्चन आए हुए हैं। इसको हम लोग व्याख्या का रूप दे रहे हैं, क्योंकि व्याख्या ऐसा किया जाएगा जो प्रश्न का रूप ले ले और जो प्रश्न एग्जाम में आया हुआ हो। अनर्थक वार्तालाप करने का कोई मतलब नहीं होगा। तो ये तीनों, अगर इसमें और 3 प्रश्न निकाल सकते हो, 3 दूनी 6 प्रश्न निकाल सकते हो। क्यों, अति यथार्थवाद का जन्म कहां हुआ था, ये प्रश्न पूछा गया। अति यथार्थवाद का जन्म कहां हुआ था। अब इन तीनों को तो तीनों शैली हैं, और पहला तो ये पूछ जाता है कि वादों, ये कहीं ना कहीं अति यथार्थवाद, घनवाद, अभिव्यंजनावाद, वाद है ना, वादों का जन्म का स्थान केंद्र कहां माना जाता, तो फ्रांस माना जाता। एक क्वेश्चन तो ये बन गया। अब जरा यहां देख ही लेते हैं, जब तीनों पढ़ ही रहे हैं तो जरा जान जाते हैं कहां जन्म हुआ और इसके जन्मदाता कौन है। जरा अति यथार्थवाद के जन्म कब हुआ, 1920 में हुआ है। तुरंत नोट करिए 1920। कहां हुआ है, पेरिस में हुआ। एक प्रश्न, ये 2 प्रश्न इसमें निकल आया। कब हुआ, 1920 में, और इसका कहां पर हुआ, पेरिस में। इसके मुख्य कलाकार कौन है, सल्वाडोर डाली। एक प्रश्न ये बना। और सल्वाडोर डाली का मुख्य चित्र कौन सा है, एक बर्निंग जिराफ, जलता हुआ जिराफ, और एक मेल्टिंग वॉच, ये सल्वाडोर डाली है। कभी कभी पूछा जाता अति यथार्थवाद जो विचारधारा, जो अति यथार्थवाद है, वो किस मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है, तो आपको याद होगा सिगमंड फ्रायड एक बहुत बड़े मनोविश्लेषणवादी थे, उन्हीं पर यह सिद्धांत आधारित है अति यथार्थवाद, जो सपनों को लेकर चलता है, भ्रम को लेकर चलता है, अवचेतन मन को लेकर चलता है। तो अति यथार्थवाद वहां से लिया गया है। 1920 में पेरिस में जन्म लिया। घनवाद के जन्मदाता कौन है, पिकासो, जिनका जन्म स्पेन के मलाला गांव में हुआ था। जन्म 1881 से 1973 में हुआ था। इन्होंने ही घनवाद का इनको जन्मदाता माना जाता है। और घनवाद का जन्म कहां पर हुआ था, ये भी पेरिस में हुआ था। ये भी कहां हुआ था, पेरिस में हुआ था। अभिव्यंजनावाद के जन्मदाता, अगर घनवाद में भी जानिए पिकासो और ब्राग दोनों आते हैं। अगर विकल्प में दोनों हो, ए और बी करके दे तो दो ए और बी सही होगा। अगर दोनों में ए बी सी करके सब दे दे, पिकासो ब्राग और दे दे दो, तो केवल पहली प्राथमिकता हम पिकासो को देंगे। उसके बाद अभिव्यंजनावाद का जन्म कब हुआ, 1905 में हुआ। इसका जन्म कहां पर हुआ, इसका जन्म जर्मनी में होता है। इसका जन्म कहां पर होता है, जर्मनी में होता है। और इसके जन्मदाता कौन है, एडवर्ड मुंक। एडवर्ड मुंक, जिनकी एक महत्वपूर्ण जो है मूर्त, एक महत्वपूर्ण रचना है चीख, स्क्रीम, द स्क्रीम, चीख, याद रखे रहिएगा। अभिव्यंजनावाद के जनक 1905 में इन्होंने अभिव्यंजनावाद की शुरुआत की थी, जर्मनी के हैं। उनकी एक चीख। और एक भारत में आएंगे अमरनाथ सहगल की, तो द अनहर्ड स्क्रीम, यानी अनसुनी चीख। अब भारत में एक और आएंगे छापा कलाकार, जिसे जख्मों के कलाकार के नाम से जाना जाता है, सोमनाथ होर। उनकी भी एक मूर्तिशिल्प है चीख, उन्होंने भी बनाया है, तो मूर्तिशिल्प है चीख, है ना। तो कितने सारे सब क्वेश्चन हैं, आप ऐसे पढ़िए, यही आएगा।
क्योंकि मेन क्वेश्चन अगर बताएंगे तो ये तो नहीं गलत होना चाहिए, ये गलत हुआ तो ना, आज जो कठिन है वो तो सबके लिए कठिन होगा, लेकिन ये सब तो पॉपुलर क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन, ये नहीं गलत होनी चाहिए। अब इसी सल्वाडोर डाली की एक आत्मकथा है, हमने ऐसे लिख दिया क्योंकि यहाँ ये भी बहुत पूछी जाती है, पाश्चात्य जगत के क्वेश्चनों में ये उठाएगा एग्जामिनर कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ जीनियस, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ जीनियस, मिटा देते हैं जिससे साफ साफ दिखे, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ जीनियस किसकी आत्मकथा है, तो तुरंत आप उठाइएगा ये वही अत्यथार्थवाद जिसका जन्म 1920 में पेरिस में हुआ था, जिसके मुख्य कलाकार कौन है, सल्वाडोर डाली, सल्वाडोर डाली हैं, और जो जिनकी एक आत्मकथा है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ जीनियस, उनकी आत्मकथा है। अत्यथार्थवाद के प्रमुख कलाकार सल्वाडोर डाली है, जिनकी द बर्निंग जिराफ यानी जलता हुआ जिराफ और मेल्टिंग मार्च इनकी प्रमुख कृतियां मानी जाती हैं। और अत्यथार्थवाद का घोषणा पत्र आंद्रे बेत्तो जो फ्रांसीसी कवि हैं उन्होंने लिखा है। इसी अत्यथार्थवाद में और ले लोगे तो जॉन मीरो भी आते हैं, तो बाद में पढ़ा जाएगा क्योंकि पूछा गया है ना। फिर अगर आ जाए लियोनार्डो दा विंची के गुरु कौन है, तो पहले जैसे लियोनार्डो दा विंची आए ना, तुरंत दिमाग में बताइए ये कहाँ के हैं, पुनर्जागरण काल के। पुनर्जागरण काल कितने, 3 भागों में, पहला आद्य पुनर्जागरण जो ज्योतियो और सिमाबुए हैं जिसमें, फिर उसके बाद में आरंभिक पुनर्जागरण जिसमें लारेंजो गिबर्टी हैं, पिएरा डेला दा फ्रांसिस्को हैं, फ्रांसिस एंजिल्को हैं, फ्रा एंजिल्को भी हैं, मसाचियो भी हैं, दोनातेल्लो भी हैं, ये सब आरंभिक पुनर्जागरण काल में। और जो हाई रेनासा उच्च पुनर्जागरण काल में अगर हम देखेंगे, जिसमें माइकल बड़े कलाकार कौन है, लियोनार्डो दा विंची पहले कलाकार। ये प्रश्न याद रखिएगा, इसे पूछेगा कि पुनर्जागरण कालीन का पहला कलाकार या पुनर्जागरण कालीन के सबसे बड़े कलाकार लियोनार्डो दा विंची, जिनका जन्म 1452 से 1519। दूसरे नंबर के कलाकार कौन है, माइकल एंजेलो, जिनका जन्म कब होता है, 1475 से लेकर मृत्यु कब होती है, 1564 में। तीसरे कलाकार रैफल, जिन्हें क्या कहा, जिनका जन्म कब होता है, जब बाबर का जन्म होता है 1483 में, मृत्यु कब होती है, 1520 में। तो इस तरह से इनके फिर अब इनके तीनों लोगों के गुरु का नाम याद कर लीजिए। तो लियोनार्डो दा विंची के गुरु कौन है, तो बेरासियो, तुरंत क्या याद रखिएगा, बेरासियो हैं। अगर हम दूसरे नंबर के कौन है, घिरलैंडियो हैं, कौन है, घिरलैंडियो हैं, ये माइकल एंजेलो के गुरु हैं। और अगर पूछा जाए कि रैफल के गुरु कौन है, तो कौन है, पेरुजिनो है ना, पेरुजिनो, ये रैफल के गुरु हैं। तो जितने तीनों कलाकार ये उच्च पुनर्जागरण काल के हैं। अब इनके जितने भी गुरु हैं, चाहे लियोनार्डो के गुरु कौन है, बेरासियो, माइकल एंजेलो के गुरु हैं घिरलैंडियो, और रैफल के गुरु हैं पेरुजिनो, ये तीनों को ले जाइएगा आरंभिक पुनर्जागरण काल में, है ना। क्यों, क्योंकि ये प्रश्न अगर आपको बना रहेगा तो थोड़ा सा बस ये पूछ लेगा कि इनमें से कौन आरंभिक पुनर्जागरण कालीन कलाकार है, तो एक प्रश्न चला जाएगा। तो अगर ऐसा नहीं, याद नहीं करना है, बस बार बार ऐसे ही इन्हीं चीज़ों को हम कम प्रश्न ले रहे हैं, लेकिन वाकई अगर इन 4-5 प्रश्नों में हमने कम से कम अगर काउंट करेंगे 50 प्रश्न निकल कर आए, और वो 50 प्रश्न अलग अलग करते तो समझ में नहीं आता, और उसको जब हम जोड़ के चल रहे हैं, लिंक करके चल रहे हैं, तो समझने में आपको कठिनाई नहीं होगी। तो इस तरह पुनर्जागरण काल आप तुरंत दिमाग में खाका बैठा लीजिएगा। टॉपिक वाइज अगर चलना है तो एक तो वाद है, तो वादों का जन्म फ्रांस में होता है, जहाँ से हम शुरू कर देते हैं। आपका नवशास्त्रीयतावाद आपने पढ़ा, जो नवशास्त्रीयतावाद के बाद स्वच्छता, नवशास्त्रीयतावाद जागदाविद पढ़ा, फिर स्वच्छतावाद पढ़ा जो थियोडोर जेरिकाल्ट का है, फिर उसके बाद ऐसे तमाम वाद चलेंगे, फिर उसके बाद में पुनर्जागरण काल आप देख ही रहे हैं। तो अभी ऐसे बात कर लीजिए, टॉपिक वाइज हम लोग लेकर चला जाएगा। तो पहले प्रश्नों को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद टॉपिक वाइज कर लेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। लाइक शेयर कमेंट करने के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ऊपर वाला आपको क्या करे, नौकरी दे, क्योंकि जेब में क्या होगा, नौकरी करेंगे तो जेब में आपके पैसा आएगा। कितना पैसा आएगा, 60-70 हज़ार कमा लेंगे, जिंदगी मस्त कटेगी। जय हिंद, जय भारत।